नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहेगी उनमें पहली बड़ी खबर है एसआईआर निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर आज बड़ा फैसला देकर लंबी चली आ रही बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोर्ट ने एसआईआर को पूरी तरह संवैधानिक माना है। इस खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम विधानसभा ने आज यूसीसी बिल पास कर दिया। किन नियमों का होगा असम में बदलाव, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है सार्थक पीडीएस व्यवस्था होगी आधुनिक। मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज पीडीएस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 बड़ी पहल की शुरुआत की है। क्या है ये पहल और कैसे होंगी ये फायदेमंद, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। कहा, निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का है पूरा अधिकार। मतदाता सूची का अपडेट होना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य शर्त। भाजपा ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष की राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक हार। इंडी गठबंधन को बताया सनातन विरोधी और घुसपैठियों का संरक्षक। असम विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी पर पहल करने वाला तीसरा राज्य बना असम। सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने कहा, यूसीसी पर कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस योजना को व्यापक योजना के रूप में जारी रखने की दी मंजूरी। उन्नत तकनीक के माध्यम से पीडीएस संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में चल रही है भयंकर लू। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की सावधानी बरतने की अपील। और बुलेटिन में सबसे पहले बात एसआईआर की। बीते साल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया के समय से देश में इस मुद्दे पर घमासान जारी है और इस मामले में उस समय से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला एक तरीके से विचाराधीन है। इस पर बहस चल रही है। आज इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया और एसआईआर को पूरी तरीके से संवैधानिक और न्याय संगत माना है। अदालत के इस आदेश के बाद लंबे समय से देश में चल रही राजनीतिक बहस पर अब विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए जरूरी माना और इसे वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए एक आवश्यक कदम बताया है। वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर देश में मचे राजनीतिक बवाल के बीच बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बताया और कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई जान फूंकता है। अदालत के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। तो एसआईआर का विरोध कर रहे ग्रुप की ओर से वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इस फैसले को सिर्फ बिहार के संदर्भ में बताया। विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। एसआईआर पर लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ नहीं
ये संविधान के अनुच्छेद 324 और आरपी एक्ट के सेक्शन 21 के तहत है। एसआईआर का मकसद निष्पक्ष और सही चुनाव सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुताबिक और पूरी तरह से संतुलित हैं। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं उनके लिए भी इसमें राहत और अपील का मौका है। वोटर लिस्ट में नाम होना अंतिम प्रमाण नहीं है, उसे जांच कर बदला जा सकता है। चुनाव आयोग को पूरी मतदाता सूची की जांच करने का अधिकार है। जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है। उन्हें नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने जांचने के लिए सोच समझकर दस्तावेज तय किए गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड को भी शामिल किया गया। दस्तावेजों का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक न मानकर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है। नागरिकता का असली और अंतिम फैसला केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी के पास है। चुनाव आयोग केवल ये देखता है कि व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं, लेकिन वो नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। आयोग ने जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मानते हुए हटाया है, उनके मामलों को चुनाव आयोग 4 हफ्तों में सक्षम अथॉरिटी को भेजेगा। अगर बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम गलती से काटा गया है तो वो व्यक्ति चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से बीते लंबे समय से चले आ रहे तमाम सवालों के सिलसिलेवार जवाब मिल गए हैं और कोर्ट के इस फैसले से देश के लोकतंत्र में एसआईआर की प्रक्रिया को और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पहले बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आज जब इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया तो लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अटकलें अब खत्म हो गई हैं। जहां इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को जमकर घेरा और कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरे विपक्ष की हवा निकल गई है, तो वहीं विपक्षी दल अभी भी इस फैसले के बीच में अपने हिस्से की राजनीतिक गुंजाइश तलाश रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरी तरह सही ठहराया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रक्रिया को न सिर्फ वैध बल्कि पूरी तरह संवैधानिक बताया है। इस फैसले के साथ ही विपक्ष की उन कोशिशों पर पानी फिर गया है जिसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर भ्रम और अफवाहों का बाजार गर्म किया था। फैसले के तुरंत बाद भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विपक्ष की बड़ी पराजय है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी पारा हाई है। जो विपक्ष कल तक एसआईआर प्रक्रिया को ही गलत बता रहा था, वो अब चुनाव से पहले एसआईआर कराने को गलत बता रहा है। एसआईआर होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है। आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 टूक फैसले के बाद भी विपक्ष बेचैन है। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पहले भी महीनों तक हल्ला मचाया, इसे बैकडोर एनआरसी बताया, जनता में भ्रम फैलाया और कोर्ट में याचिकाएं दायर की। अब जब देश का सर्वोच्च न्यायालय इस प्रक्रिया को पूरी तरह सही ठहरा रहा है, तब भी वे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले के बाद में कई ऐसे सवालों के जवाब मिल गए हैं जिसको लेकर एक लंबी राजनीतिक बहस देश में लगातार बीते तमाम महीनों से चल रही थी। एसआईआर पर तमाम चीजों की स्पष्टता आई है। कुछ बड़े सवाल का जिक्र करते हैं। सवाल यह था, चुनाव आयोग को एसआईआर का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया कि इस आयोग के पास इस बात का संवैधानिक अधिकार है। नागरिकता तय नहीं कर सकता है चुनाव आयोग। इस बात को लगातार ये बात कही जा रही थी, नागरिकता की सीमित जांच संभव है। इस बात को लेकर साफ तौर पे बात स्पष्ट कर दी गई है। सवाल ये कि लिस्ट के वोटर नागरिक माने जाएं, इस बात को लेकर लगातार कहा जा रहा था लिस्ट में नाम होना नागरिकता की गारंटी नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। सवाल था वोटर दस्तावेज क्यों दें, सत्यापन के लिए दस्तावेज जरूरी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है और अपने आप में आज के फैसले में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया है। लाखों लोगों का मताधिकार छिन जाएगा, ये आशंका बताई जा रही थी। उसकी बात में नोटिस, सुनवाई और अपील के तमाम उपाय इस एसआईआर की प्रक्रिया में थे, इस बात का जिक्र है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को उल्लंघन होने की बात की जा रही थी, किसी नियम और अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ। इस बात को सीधे तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम सवालों का जवाब मिला। 11 दस्तावेजों वाले नियम को मनमाने तरीके से रखने की बात की जा रही थी, जबकि सूची तय करना आयोग का हक है, उसका काम है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में माना है। सवाल यह था कि एसआईआर के नाम से नाम काटने काम हो रहा है, जबकि न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला है। कम से कम ये बात भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। नागरिकता तय कर रहा है आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सक्षम प्राधिकरण ही नागरिकता तय करेगा, ये आयोग तय करने का उसका काम नहीं और ना ही वो कर रहा है। एसआईआर से काटे जा रहे नाम, जबकि आनुपातिकता की कसौटी पर यानी जो नियम है उसमें बिल्कुल खरा उतरा है। नाम काटने की कोई प्रक्रिया एसआईआर नहीं है, इस बात को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग एसआईआर का हक नहीं रखता, जबकि आयोग ने कहा कि उसके पास इस बात का संवैधानिक हक है। तो ये आज कई बड़े सवाल है जिनका जवाब एक प्रकार से मिला है। ये तमाम सवालों का हम जिक्र कर चुके हैं और अब बात करें कि अभी तक के एसआईआर की प्रक्रिया में क्या बड़े पहल रहे हैं, कितने राज्यों में अभी तक हो चुका है। 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा अब अगले चरण में भी इस पे काम चल रहा है और अभी तक के लगभग 7.5 करोड़ लोगों के नाम इन तमाम राज्यों के एसआईआर की प्रक्रिया में हटे हैं। तो ये तमाम वो आंकड़े भी हैं जो ये बताते किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को किया गया। असम में एसआईआर की जगह स्पेशल रिवीजन एसआर किया गया है, क्योंकि वहां पर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक प्रकार से चल रहा है, इसलिए एसआर वहां पे किया गया एसआईआर की जगह। और कहां पर अभी होना है, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का जो फैसला आ चुका है उसमें वो तीसरा चरण चल रहा है। 30 मई से 23 दिसंबर तक ये पूरी तीसरे चरण की प्रक्रिया चलेगी, जिसके तहत इन तमाम राज्यों में एसआईआर की ये प्रक्रिया चलेगी और लगभग करीबन 36 करोड़ से ज्यादा वोटरों के वेरिफिकेशन का काम, वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम होता हुआ यहां पे नजर आएगा। तो ये तीसरे फेज में जो एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी उसका एक तरीके से बड़ी स्थिति साफ तौर पे दिखाता है और ये अपने आप में बड़ी स्थिति इस बात को लेकर कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने आप में चल रही है। तो और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो आपके सामने एसआईआर पर सुप्रीम फैसला, सवालों पर लगा पूर्ण विराम, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल थे जो अनसुलझे के तरीके से थे, लेकिन अब उस पर एक तरीके से विराम लग गया है। और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार चंदालिया साहब मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता हमारे साथ में राहुल काजला जी मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कम से कम माना जाए कि कांग्रेस अब एसआईआर को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएगी। सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर से कहा कि साहब ये देश के लिए बड़ा जरूरी है, लोकतंत्र के स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। राहुल जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। आरपी सिंह जी, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात की मजबूत वकालत कर रही थी और आज एक प्रकार से सुप्रीम मोहर लगी है, लोकतंत्र के लिहाज से, इस बात को समझने के लिहाज से अपने आप में अब एक इस राजनीतिक बहस के अंत को मान लिया जाए। देखिए, लोकतंत्र के लिए एसआईआर जरूरी है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक हो, उसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, ये जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया वही है और कोर्ट ने उसको आज माना था जी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर डिड नॉट वायलेट द लॉ। एक मतलब जो प्रोसीजर है वो कानून का उल्लंघन नहीं करता। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन हैज पावर टू गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब क्योंकि वोटर वही हो सकता है देश का नागरिक होगा।
18 साल की ऊपर की उम्र का और नागरिक की, दो ही मूल आधार है वोटर के। अब वो कोर्ट ने कहा कि उनको उस पर प्रश्न करने का उसका आधार है, हाँ ये है कि वो उसकी नागरिकता तय नहीं कर सकते, परंतु ये तो तय करेंगे कि नागरिक ही वोटर बने। ये दो मूल बातें, इसी बात को लेकर दिक्कत थी। अब मैं इसमें दो उदाहरण देता हूँ, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी SIR को लेकर यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने वोट चोरी की, लोगों ने जवाब दे दिया। अगर अन्यथा होता तो लोग सड़कों पे आते और उनके साथ खड़े होते और वह वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम जुड़वाते। दूसरी बात, जो इनके रवंत रेड्डी हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई 77 लाख नकली वोटर की सूची पेश करी थी और इलेक्शन कमीशन ने उसकी जांच कर 22 लाख वोट काटे। और रेड्डी साहब बड़ी ताड़ियां पीट रहे थे, बहुत धन्यवाद इलेक्शन कमीशन का, ये वोटर लिस्ट स्वच्छ कर दी और ये सब के सब फर्जी वोट BRS ने बनाए हुए थे जी। तो बड़ा स्पष्ट है, तब तो बड़ी खुशी थी इनको। और तीसरी बात और आखिरी बात, मृत लोग वोट नहीं डाल सकते। ये तो साबित हुआ कि 22 लाख वोट मरे पाए गए थे बंगाल के अंदर, उसमें से 8% वोट ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार भी वोट डाले थे। ऐसे कैसे चुनाव चलेंगे? मतलब आप मृत लोगों से भी वोट डलवा लेंगे। ठीक है, लेकिन RP सिंह जी, सवाल ये था कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिस जल्दबाजी में 4 साल की चीज 4 महीने या 3 साल की चीज 3 महीने में करने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा था कि साहब क्यों इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है। वो सवाल उठा रहे थे आप। ये 4 साल आपके मन में था ना जी, इससे पहले भी ये प्रक्रिया हुई, कभी 4 साल में नहीं हुई। वो मतलब 6 महीने साल भर में जाती, और अब टेक्नोलॉजी है तो जरा जल्दी हो सकती है। आज क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े नेटवर्क हैं, उसके चलते काम जल्दी से होता है। ये प्रश्न सिर्फ उनको दिक्कत थी कि जो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीते थे, इनके सदस्य हैं गुलाम अहमद मीर, वो प्रभारी थे झारखंड के। उनकी पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा कि हम जीतकर आएंगे तो हम जो फ्री सिलेंडर है, जो गैस का सस्ता सिलेंडर है, हम घुसपैठियों को भी देंगे। ये उनकी स्पीच में है, ये पब्लिक डोमेन में है जी। तो उनके लिए वो वोट बैंक है, हमारे लिए वो देश के दुश्मन है। ठीक है प्रकाश चंद्राला जी, सवाल ये कि बिहार के बाद बंगाल के चुनाव में भी SIR एक बड़े मुद्दे के तौर पे था और खासतौर से बंगाल में तो बहुत ही बड़ा एक प्रकार से राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब आम जनमानस में किस प्रकार की बातें और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच में SIR की संवैधानिकता को लेकर एक सहज तौर पर इस आए फैसले को लेकर कैसी स्वीकार्यता दिखाई पड़ रही है बंगाल में? हरेंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों के मन में जो बातें थी, जो तथ्य थे, आज उन्हीं बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। अगर इसमें कोई भी अपवाद अगर था तो वो थी तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता। आपको मालूम है कि नवंबर में जब बिहार के बाद में दूसरे चरण में जब 12 राज्यों में एक साथ SIR की घोषणा की गई थी, उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले थे कुछ ही दिनों के बाद में। ममता बनर्जी के पास में कोई मुद्दा था नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर था। उन्होंने SIR को मुद्दा बनाया और SIR को मुद्दा बना करके अगर तथ्यों पर बात की गई होती तो शायद ममता बनर्जी की और उनकी पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं हुई होती। उन्होंने बरगलाने का लोगों को बरगलाने का काम किया। आप देखिए, तमाम आंदोलनों के बावजूद बंगाल में आंदोलन किया गया, 5 दिन वो धरना पर बैठी और बीच में ही समझिए कि धरने का गर्भपात हो गया। 5 दिन में ही ममता बनर्जी को धरना खत्म करना पड़ गया। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पैरवी करने के लिए पहुंच जाती है। तमाम नाटक किए गए और इस नाटक का एकमात्र कारण था कि लोगों को बरगलाया जा सके। इसके पहले पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में साइंटिफिक रिगिंग, फर्जी वोटिंग, ये सारे बहुत अहम मुद्दे रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो ममता बनर्जी की पार्टी सरकार में आती रही है। इस बार उनको लगने लग गया था और ममता बनर्जी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे। दूसरी बात यह है कि आप देखिए ममता बनर्जी ने SIR के काम में कितनी बाधाएं पहुंचाई है। दूसरे चरण में जब कार्य चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ग्रेड बी के कुछ ऑफिसर मांगे गए, जिनकी संख्या लगभग 6,500 के आसपास थी। ममता बनर्जी को ग्रेड बी ऑफिसर्स देने थे और ममता बनर्जी ने ग्रेड सी के ऑफिसर भी हजारों की संख्या में दे दिए और जिस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए था नहीं किया गया। लोगों को यह कहा गया कि आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता रद्द होने का कहीं कोई मामला ही नहीं है और लोगों को यह कहा गया कि भाई बांग्लादेशियों को निकालने की बात की जा रही है SIR के माध्यम से, जबकि SIR में बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं था।
जी। ये सारी चीजों को लोगों को भड़काने का काम किया। और दूसरी बात ये, अभी आरपी सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये एसआईआर के काम में पहले भी कभी कोई 2 साल 4 साल का समय नहीं लगा है। बहुत बहुत सीमित समय के अंदर में ये कार्य हुआ है। और आरपी सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो देखिए तकनीक बहुत एडवांस हो गई है, एआई का भी सहारा लिया गया है, तो इनके अंदर में जो कार्य जल्दी से जल्दी हो सकता है तो उसको क्यों न किया जाए। ठीक है और आरपी ये सिंह जी, संभव जी हुआ भी है। ठीक है आरपी सिंह जी, सवाल ये भी है कि इस फैसले के बाद में टीएमसी अधिकृत तौर पे कह रही है कि ये जो पूरा फैसला है इसको बिहार के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए। बंगाल को लेकर अभी और भी बातें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट की फैसला आना बाकी है, और उस तमाम ऐसी तथ्य भी हैं जिस पे कहीं ना कहीं अलग प्रकार की बात निकल के आएगी। वो अभी भी टीएमसी इस बात को लेकर कह रही है। आरपी सिंह जी, फैसला तो बंगाल बिहार सबको मिलाकर ही आया है। कोई ये थोड़ा कि ये एसआईआर बंगाल में अलग है बिहार में अलग है। और जो फैसला पहले जो आना था वह भी आ गया। उन्होंने कहा कि 27 लाख वोटर अगर हैं जिनकी चेकिंग होनी जरूरी है, जिनकी एजुकेशन होनी जरूरी है, तो वो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके कारण से ये नहीं है कि प्रक्रिया रुक जाएगी, परंतु जो मूल बात जो है उसका वह राजनीतिकरण कर रही थी, उसको राजनीतिक टूल बना रही थी। अभी कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से जब उनसे मांगे गए कि आप बीएलओस दो, उन्होंने देने से मना कर दिया, अधिकारी देने से मना कर दिया, तो फिर ये कोर्ट ने कहा कि नहीं हम आपको जुडिशियल अफसर्स देंगे। तब ये छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे देखो हमने इलेक्शन कमीशन को नाक रगड़वा दी, हमने इलेक्शन कमीशन को मिट्टी चटा दी, हम अब सारा मामला जुडिशियल प्रोसेस से होगा। अब उसमें जितना हो पाया, परंतु जो मूल बात है लोकतंत्र के लिए आपकी जो वोटर लिस्ट है वह स्वच्छ होनी जरूरी है। मृत लोग वोट, मरे हुए लोग वोट नहीं डाल सकते, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं वो वोट नहीं डाल सकते, एक आदमी के 2-2 वोट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट वोट नहीं हो सकते। ये एक बेसिक बात है। अब उसको लेकर राजनीतिकरण जितना मर्जी करते जाए, लोगों ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि सबसे बड़ा मैंडेट तो लोगों का मैंडेट है, कोर्ट से भी बड़ा मैंडेट तो लोगों का मैंडेट है। लोगों ने नकार दिया, इनके राजनीतिकरण करने को लोगों ने नकार दिया। लेकिन सवाल एक सर ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत एक बड़ा वर्ग वो है जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन नागरिकता को लेकर एक संशय पैदा हो गया है। वो अभी अपने वजूद को लेकर, अपने नाम को इनरोल कराने को लेकर अभी एक प्रकार से जद्दोजहद कर रहा है। उनको लेकर भी विपक्ष कई प्रकार के सवाल कर रहा है कि साहब इसी प्रक्रिया से हो गया। कहीं किसी प्रकार की जद्दोजहद नहीं। एसआईआर का प्रोसेस दिल्ली में भी लागू हो रहा है, दिल्ली में चल रहा है इस समय। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं 2012 में शिफ्ट किया था, मेरा वोट काट दिया गया वहाँ से। मैंने सूची में चेक कराया, मेरा वोट नहीं था। उन्होंने कहा कि आप 2002 में यहाँ नहीं रहते। मैं कहा मैं नहीं रहता था, तो मुझे प्रमाण देना पड़ा कि मैं 2002 में जहाँ रहता था उसका प्रमाण मुझे देना पड़ा, मेरा नाम इंक्लूड हो गया। उससे मेरी नागरिकता पर कहीं प्रश्न नहीं है। हाँ, अब सिर्फ ये है, पहले इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती थी, अब वोटर की ड्यूटी है कि अपना नाम इनकॉर्पोरेट करें तो अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। ये मूल बात है। ठीक है, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस समर्थक। राहुल जी, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कांग्रेस की राजनीति को समर्थन करते हैं। अब एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद में क्या कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने से अब बाज आएगी, इस पे पूर्ण विराम लगाएगी? देखिए आर्यन जी, भारत में भारतीय मतदाता वोट करे, भारत में घुसपैठी है, वोट न इसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया कि दूसरे नागरिक आ जाए डालना। विरोध देखिए किस चीज का है। कांग्रेस का विरोध इस चीज पे है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें कई खामियां दिख रही हैं। उसके प्रक्रियात्मक तौर पे कई बड़ी खामियां दिख रहे थे कि मान लीजिए अभी पश्चिम बंगाल में जब हो रहे थे 27 लाख वोटर्स के बारे में अंतिम तौर पर ट्रिब्यूनल में का जो मौका मिलना चाहिए, उनकी न्यायिक जो सुनवाई चाहिए थी, तमाम दस्तावेजों के रहते उनको वो सुनवाई का मौका प्राप्त नहीं हुआ उनको। ये इस प्रकार की सेना है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आसानी से कहा उसमें कि भाई कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं करेंगे, अगले बार वोट कर देंगे। तो मुख्य मामला ये है कि चुनाव आयोग जिसको आर्टिकल 324 के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी, देखिए निष्ठा के साथ आर्यन जी एक बड़ी चिड़ी हुई है। राहुल जी आप जो बात करें इसी में थोड़ा सा स्पष्टता, क्योंकि कौन सा आरोप या सवाल है जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं मिला, चाहे वो संवैधानिकता को लेकर हो, चाहे वो प्रक्रियागत को लेकर हो। हर बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से टिप्पणी की है, और महत्वपूर्ण ये कि साहब एसआईआर को बेहतर माना है लोकतंत्र के लिए। तो सवाल के जवाब तो सब मिले हैं। आर्यन जी, मैं तो उदाहरण ही दे रहा हूं। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि भारत में कोई विदेशी नागरिक वो वोट ना डाले
भारत में भारतीय नागरिक ही बोले जी। इस पे तो भारत में सर्वदलीय सहमति की स्थिति है। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया कि जो अभी हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, वहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की एक बड़ी सी गंभीर संकट वहां पे सामने में आई। एसआईआर का भी मध्य प्रदेश तो में वो सक्षम अथॉरिटी पे वो बात चल रही है ना सर, मतलब उनको बात खत्म नहीं होगी ना, वो सक्षम अथॉरिटी पे बात चल रही है ना। लेकिन आर्येंद्र जी, लेकिन चुनाव तो संपन्न हो गया ना। 22 लाख वोटरों को जो ट्रिब्यूनल में सुनने का अधिकार मिलना था वो नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर जब वो तय नहीं है सर, अगर वो तय नहीं है कि वो इस लिस्ट में रहेंगे, रहने लायक है या नहीं, तो कम से कम उनको डाउट होने की वजह से उनको उसका अधिकार तो नहीं मिल सकता। तो ये बात भी तो लॉजिकल है सर। नहीं जी, देखिए ये आप तो क्या ही जवाब देगा। अभी तो आपने बहुत अच्छा भारतीय पार्टी के प्रतिनिधि ने कही कि पहले जिम्मेवारी जो चुनाव आयोग की होती थी अब जिम्मेदारी नागरिक के ऊपर दी गई। ठीक, अच्छी बात है, भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि निष्ठा और न्याय एक ऐसी चीज है जो केवल होनी नहीं चाहिए बल्कि प्रत्यक्षता दिखनी भी चाहिए, चाहे आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इन सबों पर दो बात करता है। सुप्रीम कोर्ट पे तो आप अभी भी लोग रखना है। अच्छा, इसके अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या अगली रणनीति, क्या मतलब क्या अभी भी ये राजनीतिक मुद्दा है कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर यहाँ पे लग रहा है एक वोट की जी, और किसी भी प्रोसेस का अगर वो एक की पक्ति अगर कहीं से खड़े हमें लग रहा है कि पार्टियों को जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उसका काफी गंभीर है कि तौर पर आरपी सिंह जी बहुत स्पष्टता से राहुल जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि साहब इस फैसले को लेकर भी बहुत सी गुंजाइशें और राजनीतिक तौर पे मसला है जब आम देश का नागरिक अगर वोट नहीं डाल पा रहा है, और आप जिस प्रक्रिया एसआईआर को समर्थन कर रहे हैं ये उसकी वजह से हो रहा है। आरपी सिंह जी, बंगाल का एक बॉर्डर है, हकीमपुर बॉर्डर कहते हैं। जरा जाकर वहाँ पे अपने कैमरामैन को बोलिए, जरा अपने रिपोर्टर को बोलिए, वहाँ की रिपोर्ट दे देगा। लाइन चल रही सर, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लाइन लगी हुई है। ये 27 लाख लोगों में से लोग हैं जो वहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। आपको अगर लगता है बंगाल के लोग ऐसे हैं कि अगर उनके वोट कटे होते वो सड़कों पे नहीं आगे होते? सर टोका नहीं। राहुल जी आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने नहीं रोका, प्लीज नहीं राहुल जी आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने नहीं रोका, आपने अपनी बात रख ली, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपके अफसर आता हूँ। राहुल जी प्लीज, राहुल जी प्लीज, मैं 91 लाख वोट कटवाते। हाँ ठीक है, अभी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। राहुल जी प्लीज, एक मिनट, आपका पॉइंट आ गया। हाँ आरपीजे, राहुल जी आपके पैरामीटर से तो 356 बच्चों का एक बाप हो सकता है और 379 बच्चों का एक बाप भी हो सकता है, और ऐसे कई केसेस है यहाँ पर 100 बच्चों के एक बाप हैं। तो वो मत बताइए मुझसे, मैं खुलासा करूँ तो बहुत दूर तक जाएगा, छोड़ दीजिए उस बात को। परंतु जो मूल बात है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं जी। अगर ऐसी बात हुई, 27 लाख बड़ा नंबर होता है राहुल जी। लोग 27 लाख लोग, आपको लगता है बंगाल के लोग ऐसे हैं कि वो अपने राइट के लिए लड़ते नहीं? वो सर वही लोग हैं जिनको पता है कि उनके वोट नहीं है, जब उनके वोट नकली है, उन्हीं में से ज़्यादातर लोग हैं। और अगर उसके अलावा भी लोग हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी नागरिकता जाने वाली नहीं है, आपको अगली बार वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। परंतु जो मूल बात है कि फर्जीवाड़ा के आधार पर चुनाव जीतना बंद होना चाहिए जी। जो सूची है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। और मैंने कहा 22 लाख वोट ऐसे थे जो मृत पाए गए, उसमें से 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार भी वोट डाला था। मतलब इससे ज्यादा तो हद नहीं हो सकती। और ये लोकतंत्र के लिए से भी वोट डलवा रहे थे। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम टिप्पणियां की हैं। प्रकाश जी, सवाल आपसे इस बात को लेकर कि कांग्रेस कह रही है, टीएमसी अभी कह रही है कि साहब ये एक मसला है, तो क्या इस बड़े फैसले के बाद भी अभी ये जनमानस के विमर्श में रहेगा या सिर्फ एक राजनीतिक मसला बन के रह जाएगा पार्टियों के लिए? आरेंद्र जी, आपको याद होगा तृणमूल पार्टी की ओर से ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 1 लाख लोगों को दिल्ली लेकर के जाएंगे और आंदोलन करेंगे। आज स्थिति ये हो गई कि उनकी पार्टी अपने 80 एमएलए को नहीं संभाल पा रही है। उनके 50 से ज्यादा एमएलए जो है पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे। इन पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं, अस्तित्व नहीं। भी आरपी सिंह साहब ने कहा कि उसमें से 8% लोग जिनके नाम कटे हैं, 8% लोग जो हैं जो मृत पाए गए, उन लोगों ने पिछले चुनाव में मतदान कर दिया था। आप कल्पना करके देखें। और इस बार भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो मामला आया, उसमें एक बाप की 2-2, 3-3 संतानें पाई जा रही हैं और बाप और पिता और पुत्र में 8 साल 10 साल का अंतर पाया जा रहा है। यही लोग मतदान करते थे सर। और आपको तो याद होगा, अभी तो जहां मतदान हुआ है और जहां पर नंदीग्राम का ये जो डायमंड हार्बर का जो मॉडल है, वहां पर ईवीएम के ऊपर में टेप लगा करके मतदान कराया जाता। ये सारी चीजें हैं। ये फलता के अंदर में क्या हुआ, ईवीएम के ऊपर में टेप लगा के मतदान कराने की प्रक्रिया चलती थी, जो सीपीएम के जमाने से थी। तृणमूल ने भी उसी का अनुसरण किया।
ये सारा शुद्धिकरण होना जरूरी था। पिछले चुनाव में 7,66,00,000 मतदाता थे, इस बार लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि इन 1 करोड़ लोगों में से अगर 80-90 लाख लोगों के भी और वोट गिर जाते इस बार फर्जी तरीके से, तो परिणाम क्या होता? बिल्कुल, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो मोदी सरकार के कैबिनेट में क्या हुआ है आज, बड़ा फैसला, उस खबर से आपको वाकिफ कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केटिंग के बाद फ्यूचर शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। देश के गरीब वर्ग के लिए जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीडीएस में स्वचालन के साथ राशन परिवहन और हैंडलिंग सहायता योजना सार्थक पीडीएस को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता सहित पीडीएस संचालन के आधुनिकीकरण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए केंद्र ने सार्थक पीडीएस योजना को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सार्थक पीडीएस में 3 अहम बदलाव भी किए गए। राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम के बड़े गोदामों से अनाजों को अलग अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिर में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में जो पैसों की दिक्कत आ रही थी, अब केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को आर्थिक मदद भी देगी। दूसरे अहम बदलाव के तहत राशन दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। तीसरे बदलाव के जरिए पूरी राशन व्यवस्था को अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाया जाएगा, जिसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पीडीएस के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। दरअसल केंद्र का मानना है कि इस पहल से पीडीएस प्रणाली और बेहतर तरीके से काम करेगी, जिसका अधिक फायदा आम लोगों को मिल सकेगा। प्राइमरीली पूरे सिस्टम का इसका एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कैसे सिस्टम इंप्रूव हो, बेटर लॉजिस्टिक्स, एआई इनेबल्ड सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, डी-डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, कहीं पर भी अगर मूवमेंट को कम करना हो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया,
15 to 50% का ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकता है इस पूरे एक्सरसाइज से। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज केंद्र सरकार मुहैया कराती है। इस योजना का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश में गरीबी कम करने के साथ पोषण की स्थिति में भी इसका व्यापक असर पड़ रहा है। सार्थक पीडीएस के जरिए 80 करोड़ लोगों को पीडीएस प्रणाली का अधिक फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही अनाज की ढुलाई की लागत भी कम हो सकेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के आधुनिकीकरण और राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए सार्थक पीडीएस नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी। इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, देश के हर जरूरतमंद तक पीडीएस के माध्यम से समय पर खाद्यान्न पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सार्थक पीडीएस को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाकर जारी रखने का फैसला किया गया है। इससे पीडीएस से होने वाली डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और बेहतर बनेगी, साथ ही शिकायतों के समाधान में भी तेजी आएगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी असम से, जहां की विधानसभा ने आज यूसीसी बिल को पास किया है। खबर पर विस्तार से नजर डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है एमडीएच किचन किंग से आपका बॉस। एमडीएच किचन किंग, असली किचन किंग। एमडीएच। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और एसआईपी करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो। तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। असम विधानसभा ने भारी हंगामे और लंबी बहस के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को आज मंजूरी दे दी। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून के लागू होने पर राज्य में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन और जमीन जायदाद के तमाम बड़े नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे और सभी लोगों के लिए समान नियम लागू होंगे। असम विधानसभा में मैराथन बहस और विपक्ष के तीखे विरोध के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक आखिरकार पास हो गया। इसके साथ ही असम यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं की गरिमा और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया। सरकार का दावा है कि नया कानून सामाजिक और कानूनी समानता को मजबूत करेगा। Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitment in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt
this historic bill. गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम की जनता को बधाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा की स्थापना के दिन से ही उसका संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू कर रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद आज असम ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। इस अवसर पर मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी और उन सभी विधायकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। हम देश के हर हिस्से में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्ता पक्ष ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे गैर जरूरी और राजनीतिक एजेंडा करार दिया। हमारे लिए एक गौरव का दिन है और सौभाग्य का दिन है। आज का दिन में पहला अधिवेशन में हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व सरकार ने यूसीसी पास कर दिया। अभी महिला को सुरक्षा मिलेगा। हम लोग चाहता था कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके उसका बाद बिल लाने के लिए, अगर बिल लाया है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। तो बिल में कुछ है नहीं, यहाँ में कुछ समोक दिखाने के लिए ये बिल लाया गया। यूसीसी विधेयक के तहत सभी शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी समुदायों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल तय की गई है। पहचान छिपाकर धोखे से या जबरदस्ती शादी करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा सभी धर्मों में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और विवाहित रहते दूसरी शादी करने पर भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। संबंध खत्म होने पर भी सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। लिव इन से जन्मे बच्चों को संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलेगा, जबकि जानकारी छिपाने पर 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने के साथ माता पिता की संपत्ति में बेटियों को भी पूरा हक दिया गया है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी का अधिकार सामान्य तौर पर मां को मिलेगा। हालांकि राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि वे अपनी पारंपरिक रीति रिवाज और सामुदायिक कानूनों का पालन जारी रख सकें। भाजपा ने 2026 के असम विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने का वादा किया था और अब सरकार ने उस वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ गुवाहाटी से देवाशीष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में यूसीसी लागू करने को लेकर भाजपा का एक बड़ा लंबा एजेंडा लंबे समय से रहा है और जिसको लेकर अब भाजपा की जो शासित राज्य की सरकारें हैं वो इस पे लगातार आगे बढ़ रही हैं और असम अब इस दिशा में तीसरा राज्य एक प्रकार से बन गया है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी बंगाल से, जहां पर घुसपैठियों पर लगातार जोरदार एक्शन जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच ठंडी एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता
सवारे सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ शुवेंदु सरकार का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य भर में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और धरपकड़ जारी है। सीमा पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पर तेजी से बंगाल की सरकार काम कर रही है। इस बीच घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल में सियासत भी तेज हो गई है। इधर तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने अब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई प्रकार की चर्चा छिड़ गई है कि आखिर क्या टीएमसी में बगावत अब आने वाले समय में और बढ़ती दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य के कई जिलों में इन्हें पकड़ने की मुहिम शुरू की है। लाल गोला में पकड़े गए बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। बुधवार सुबह जिले के विभिन्न इलाकों से और 47 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर लाल गोला के होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। मालदा और उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया समेत राज्य के होल्डिंग सेंटर्स में पकड़े गए बांग्लादेशियों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई है। वहीं पूरे राज्य में अब तक चिन्हित किए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2000 तक पहुंच चुकी है। पकड़े जाने के डर से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ हाकिमपुर सीमा पर लगातार बढ़ रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन 23 जिलों में तेजी से होल्डिंग सेंटर्स बनाने पर जोर दे रहा है। होल्डिंग सेंटर्स में रखे गए बांग्लादेशियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पकड़े गए बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस भेजने पर भी राज्य सचिवालय जोर दे रहा है। बंगाल में और एक होल्डिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया। मुर्शिदाबाद मालदा के बाद हाकिमपुर के तेतुलिया पौथे साथी होल्डिंग सेंटर। अभी बंगाल में जितने घुसपैठिया हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाकिमपुर में जो सारे भारत से जो लोग आ रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट चालू होने के बाद वो लोग यहाँ पर उनको रखा जा रहा है। एक ऐसे ही एक हॉल है जहाँ पर पुरुषों को रखा गया है और दूसरे हॉल में महिलाओं को रखा गया है। यहाँ के जो आधिकारिक है वो कह रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा अब तक इस जो होल्डिंग सेंटर है, ये होल्डिंग सेंटर में उनको लाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये घुसपैठिए गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग किया जाएगा। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उसको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। इधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में लगातार फूट और कलह जारी है। पार्टी के ऐसे नेता जो ममता बनर्जी के सामने मुंह खोलने से डरते थे, वे अब मुखर हो रहे हैं। ऐसे ही एक तृणमूल सांसद काकली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बक्सी को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में सामने आए राशन भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाले और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला पीजी डॉक्टर की मौत की घटना ने आम लोगों के मन में गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया है। इससे पहले मंगलवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निमंत्रण पर आयोजित प्रशासनिक बैठक में तृणमूल सांसद शामिल हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इशारों में कहा कि कुछ खास सांसदों को ही बुलाया जा रहा है। তারা বলছেন
যে আপনারা আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন। যারা বলছেন যে এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ফলতাতে যে চতুর্থ হয়েছে। इस बीच शुभेंदु सरकार का भ्रष्टाचार परवार जारी है। राज्य के बदुड़िया में सचमुच पैसों का पेड़ मिलने जैसा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पैसा तृणमूल नेता और नगर पालिका चेयरमैन दीपंकर भट्टाचार्य का काला धन बताया जा रहा है। आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों में सोमवार को तृणमूल के बादुड़िया नगर पालिका चेयरमैन दीपंकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस की छापेमारी के दौरान कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में रखे तिरपाल के नीचे से ही 80 लाख रुपए भी बरामद हुए। तो वहीं बुधवार सुबह पटसन के खेत की मिट्टी के नीचे बोरे और ट्रॉली बैग में करोड़ों रुपए बरामद किए गए। सत्ता बदलने के बाद भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में और रफ्तार पकड़ सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नई सरकार बनने के बाद एक नया बंगाल दिखाई पड़ने लगा है और कई प्रकार की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि बदलाव बहुत तेजी से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो होगी हमारी आज की वो खास सीरीज जो 12 साल मोदी सरकार को लेकर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मैडम, ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए। होगा कैसे? बैठिए, समझाती हूँ। अगर आपके पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं। या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें। और अगर कोई बदलाव है तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। अपना खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। बस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बस 2,000 इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। ऐसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज़ एक विशेष सीरीज चला रहा है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। पर्यावरणीय खतरे आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में मोदी सरकार ने 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से लेकर वन्यजीव संरक्षण तक देश ने विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की दिशा में तेजी से काम किया है। इन प्रयासों ने भारत को हरित विकास की ओर और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ाया है। किस तरीके से, आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े तमाम खतरे आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और भारत भी इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है।
ऐसे में आने वाली पीढ़ियों को जलवायु परिवर्तन से बचाने, धरती को अधिक हरा भरा बनाने और देश के बेहतर भविष्य के लिए पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। इसका नतीजा ये रहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक का जो लक्ष्य रखा था उसे 5 साल पहले यानी जून 2025 में ही पूरा कर लिया। इस लक्ष्य के अनुसार भारत ने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर, पवन, जल विद्युत से हासिल कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि देश को जितनी बिजली चाहिए उसका लगभग आधा हिस्सा अब नवीकरणीय ऊर्जा से ही पूरा हो रहा है। इस साल 31 मार्च तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट हो गई है, जो 2014 में सिर्फ 2.82 गीगावाट थी, यानी 12 वर्षों में 53 गुना वृद्धि। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सरकार की मेहनत और योजनाओं की वजह से 2014 से अब तक नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता 3.59 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ सरकार की पहल और कोशिशें काफी नहीं है, बल्कि हर नागरिक को आगे बढ़कर योगदान देने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यजीव भी बेहद जरूरी हैं। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई उल्लेखनीय काम किए हैं। प्रोजेक्ट चीता भी इन्हीं में से एक है। ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है, जिसका मकसद भारत में विलुप्त घोषित हो चुके चीतों को देश के जंगलों में फिर से बसाना है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में प्रोजेक्ट टाइगर पर भी सरकार का फोकस रहा। 2014 में 46 बाघ अभयारण्य थे, जो 2025 तक बढ़कर 58 हो गए हैं और लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हैं। यही वजह है कि 2014 में देश में बाघों की संख्या 2,226 थी, जो 2023 में बढ़कर 3,682 हो गई है। इसी के साथ भारत ने दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी का घर होने का गौरव भी हासिल किया। पाँच जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जो पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ साथ माताओं को सम्मान देने वाली एक अनूठी पहल है। 31 दिसंबर 2025 तक इस अभियान के जरिए कुल 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पिछले 12 सालों में उठाए गए सरकार के इन कदमों से देश की ऊर्जा शक्ति मजबूत हुई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरा और सुरक्षित भविष्य का रास्ता भी खुला है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे